अस्सलाम वालेकुम, हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू निस्सा एकेडमी मैथ्स हब गोवा बोर्ड, एक्सक्लूसिव चैनल फॉर गोवा बोर्ड। तो आज हम देखेंगे प्रिपरेटरी सीरीज़। जी हाँ, प्रिपरेटरी सीरीज़ का आज डे 1 है और आज हम देखेंगे लेवल 1 के लिए मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस। हम आगे फिर 1 मार्क्स, 2 मार्क्स, 3 मार्क्स सब कवर करेंगे। और जैसे कि आपको पता है कि आपके प्रिपरेटरी में बहुत सारे पेपर्स होते हैं, तो ये तो पॉसिबल तो नहीं कि सारे पेपर्स का मैं मतलब इतना सारे एमसीक्यूज में आपको मतलब अपलोड कर पाऊँ। तो जितना हो सके मैं करूँगी, मतलब एक टाइप के रिपीट अगर कुछ हो रहे हैं तो उसी टाइप के क्वेश्चंस, ताकि आपको मतलब आप प्रैक्टिस कर पाएँ। ठीक है। और मैंने पार्ट 1 इसलिए पुट किया है कि आपको जैसे कि पता, मैंने अभी बोला कि बहुत सारे पेपर्स हैं उसमें, तो मैंने कुछ थोड़े पेपर्स का भी फिलहाल ये मतलब एक्यूमुलेट करके जो जो मतलब सिमिलर टाइप्स के हैं, कुछ प्रीलिम के आपके क्वेश्चंस भी मैंने इनपुट किए यहाँ पे, वो मैंने करके अभी 40 क्वेश्चन जो है वो रेडी किए हैं। पार्ट 2 में और भी मतलब और भी एमसीक्यूज जो हैं दूसरे पेपर से जो भी मतलब सिमिलर होंगे या कुछ अलग तरीके के होंगे जो शायद पूछ सकते हैं तो मैं वो इनपुट करके मैं एक वीडियो बनाऊंगी। ठीक है। सो और यस, लेवल 2 के लिए भी वीडियो अपलोड होगा और हम बाकी सारे क्वेश्चंस भी देखेंगे। सो जल्दी से जाके सब्सक्राइब कीजिए चैनल को, और आपके जितने भी फ्रेंड्स हैं 10th स्टैंडर्ड के जो भी आपके हैं कांटेक्ट में, आप सबको शेयर कीजिए, क्योंकि आपको बस मतलब इससे आपकी बहुत हेल्प हो सकती है। आप प्रैक्टिस कर पाएंगे। वीडियो थोड़ी लंबी होगी, बट प्लीज़ अगर आपको मतलब उम्मीद है कि अगर आपको पूरी वीडियो देखेंगे तो आपके लिए उतना ही ज़्यादा हेल्प होगा, आप प्रैक्टिस कर पाएंगे। और आप प्लीज़ मेरे व्हाट्सएप चैनल को ज़रूर ज्वाइन कीजिए, वहाँ पे मैं पोस्ट डालूंगी। जो भी बच्चे कुछ अगर मुझे भी लगेंगे एमसीक्यू जो शायद मैं अपलोड नहीं कर पाई यहाँ पे वीडियो में, मैं वहाँ पे उनका सोल्यूशन पुट कर दूंगी। ठीक है। सो ज़रूर ज्वाइन कीजिए वो चैनल, और मेरे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। सो चलिए आज स्टार्ट करते हैं हमारे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन फॉर लेवल 1। ठीक है। सो ये प्रिपरेटरी राजन्स की प्रिपरेटरी मैंने यूज़ की है। आई नो, क्योंकि जैसे कि आपको तो फेमस है हमारे गोवा में, एंड इट्स वेरी हेल्पफुल ऑल्सो। सो आप भी ज़रूर उनकी प्रिपरेटरी रेफरेंस कीजिए। आपकी पुरानी है तो वो भी आप रेफ़र कर सकते हैं, बहुत हेल्प हो जाएगी। सो चलिए स्टार्ट करते हैं। द वेरी फर्स्ट क्वेश्चन, द फिगर रिप्रेजेंट्स अ पॉलिनोमियल विच इज़। तो देखिए इस तरह के आपको फिगर्स कभी हो सकता है ये दे, या फिर एक अलग क्वेश्चन आ सकता है कि कितने रूट्स हैं। ठीक है। तो आपको बस देखना है कि वो जो ग्राफ है वो एक्स एक्सिस को कितने पॉइंट्स में कट कर रहा है। मैंने क्या कहा, ग्राफ है वो एक्स एक्सिस को, ये जो एक्स एक्सिस है आपकी, उसको कितने पॉइंट्स में कट कर रहा है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे ये 2 पॉइंट्स में कट कर रहा है, राइट। 2 पॉइंट्स यानी कि 2 रूट्स, और 2 रूट्स किसे होते हैं, एग्जैक्टली हमारे क्वाड्रेटिक एक पॉलिनोमियल को, राइट। क्यूबिक मतलब 3 रूट्स। ठीक है। लीनियर मतलब एक स्ट्रेट लाइन। अगर आपका ग्राफ एक स्ट्रेट लाइन हो तो फिर वो लीनियर हो जाएगा। ठीक है, पॉलिनोमियल, और उसके कितने, एक ही रूट होंगे। ठीक है। अगर वो क्वाड्रेटिक है तो उसके 2 रूट्स, क्यूबिक हो तो 3 रूट्स। ठीक है। तो इस तरह से क्वेश्चन आ सकता है, या फिर ऐसे पूछेंगे कि रूट्स बताएं आप कि कितने रूट्स हैं उस ग्राफ को, अगर देख कर आपको बताना है कितने रूट्स हैं। तो आपको देखना है कि अगर वो ग्राफ एक्स एक्सिस को 3 पॉइंट्स में कट करता है तो उसके 3 रूट हो जाएंगे। अगर वो कट ही नहीं कर रहा, मान लीजिए कुछ ग्राफ इस तरह से या इस तरह से, तो फिर हम कहेंगे इसको रूट्स है ही नहीं इस ग्राफ को। ठीक है। इस पॉलिनोमियल्स को रूट्स है ही नहीं, 0 रूट्स। ठीक है। तो ये चीज़ आप याद रखिए कि इस तरह से भी ये क्वेश्चन आ सकता है। तो बस आपको देखना है कि वो जो ग्राफ है वो एक्स एक्सिस को कितने पॉइंट्स में कट कर रहा है। So hope this is clear. Next, the graph of the linear equation 2x plus 3y equal to 6 is a line which meets the x-axis at the point. अब देखिए x-axis को मीट करिए तो y कोऑर्डिनेट क्या होगा, 0 होगा, करेक्ट, क्योंकि x-axis के ऊपर हमारा y कोऑर्डिनेट जो होता है वो 0 होता है। अब ये जो लाइन है एक स्ट्रेट लीनियर इक्वेशन, स्ट्रेट लाइन है ऑब्वियसली, तो एक्स एक्सिस को कहाँ मीट करिए तो हमें वो पॉइंट निकालना है, एक्स कोऑर्डिनेट निकालना है। तो ऑब्वियसली y क्या होगा, 0 होगा, राइट। सो 2x इक्वल टू 6, सो x इज 6/2 यानी कि 3। तो आंसर है ऑप्शन सी। देखिए आपका ये वर्किंग ना कोई नहीं देखने वाला वहाँ पे, तो आप वो टेंशन में, आप ओरली भी कर सकते हैं कुछ चीज़ें अगर आपके लिए पॉसिबल है तो, क्योंकि आपको आपका टाइम सेव करना है। वहाँ पे कोई आपका वर्किंग ये देखने वाला नहीं है, आपको सिर्फ आंसर्स आपके वो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में सिर्फ आपके आंसर्स वो चेक करने वाले हैं। ठीक है। तो जितना हो सके अगर आप ओरली भी कर सकते हैं ज़रूर कीजिए। नेक्स्ट, इफ अ पेयर ऑफ इक्वेशंस हैज नो सॉल्यूशन देन द पेयर ऑफ इक्वेशन इज। अब देखिए कंसिस्टेंट का मतलब होता है सॉल्यूशन होना,
ठीक है। इनकंसिस्टेंट का मतलब होता है सॉल्यूशन ना होना, ये चीज़ याद रखिएगा, ठीक है। अब पैरेलल का मतलब क्या है कि ऐसे इक्वेशंस लाइंस जो कि जिनको सॉल्यूशन नहीं होगा, राइट। सो इसका मतलब आंसर क्या होगा, पैरेलल। कोइंसिडेंट यानी कि उनका जो है वो इनफाइनाइट सॉल्यूशंस होते हैं, राइट, वो कोइंसाइड करते हैं वो लाइंस। और इंटरसेक्टिंग यानी कि एक ही सॉल्यूशन, यूनिक सॉल्यूशन होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं हम। इफ ट्राइंगल ABC is similar to triangle DEF, BC equal to 4EF5 and area of triangle ABC is equal to 80, then area of triangle DEF is। So triangle ABC जो है वो सिमिलर है, BCEF आपको दिया गया है और एरिया दी गई है। तो एरिया ऑफ सिमिलर ट्राइंगल्स का जो थियोरम है वो हम यहाँ पे यूज़ करेंगे। तो क्या कहता है कि अगर आपके पास सिमिलर ट्राइंगल्स हैं तो उनकी एरिया का जो रेशियो होगा वो उनके करस्पॉन्डिंग साइड्स के स्क्वायर के रेशियो को इक्वल होगा, राइट। अब हमारे पास कौन सा है जो है उसी का आप यूज़ कीजिए, BC अपॉन EF स्क्वायर। सो ABC मेरे पास है, ये मेरे पास नहीं है, तो मैं ऐसे रफली लिख रही हूँ क्योंकि जैसे मैंने कहा आपको कोई आपका वहाँ देखने नहीं वाला। 4 का स्क्वायर है 16, 5 का 25, क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए, ठीक है। सो 25 इंटू 80 अपॉन ये 60 हो जाएगा, इक्वल टू आपको इसकी एरिया निकालनी है। 16 5 सो एरिया ऑफ DEF कितनी हो जाएगी, 125, ऑप्शन बी, ठीक है। तो यहाँ पे मैं लिख रही हूँ आप लोगों के लिए थियरम ऑन एरियाज ऑफ सिमिलर ट्राइंगल्स, ठीक है। तो इस तरह से आपको निकालना है, ओके। होप दिस इज क्लियर। Then next question, 5th one, the shape formed by rotating a right angle triangle about its own axis is called। अब ये राइट एंगल ट्राइंगल है, आप इसको घुमा रोटेट कीजिए, कुछ ऐसा भी बन जाएगा, राइट, यानी कि कोन का शेप ले लेगा। स्पीयर तो नहीं बनेगा, सिलेंडर भी नहीं, एक कोन ही बनेगा वो, ठीक है। सो इसका आंसर आ जाएगा कोन। नेक्स्ट, if two coins are tossed then the probability that a head does not appear, head appear नहीं कर रहा मतलब कौन appear कर रहे हैं, सिर्फ tail यानी कि TT, यानी कि सिर्फ फेवरेबल आउटकम कितने होंगे, 1 होंगे। आउट ऑफ कितने, जब आप 2 कॉइन्स टॉस करते हैं तो आउटकम्स कितने होते हैं, यस कितने होते हैं चाहिए तो मैं लिख लेती हूँ यहाँ पे, देखिए HH HT TH TT, राइट, यानी कि 4, सो 1/4, तो ऑप्शन है 1/4, ठीक है। नेक्स्ट, इफ साइन थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 देन द वैल्यू ऑफ एक्सप्रेशन कॉस स्क्वायर थीटा प्लस कॉस रेज टू 4 थीटा इज, ठीक है। अब देखिए, तो यहाँ से मैं स्टार्ट करती हूँ, ठीक है। सो साइन थीटा जो होगा 1 माइनस, इसको वहाँ भेजते हैं साइन स्क्वायर को, तो साइन थीटा जो होगा वो होगा कॉस स्क्वायर, क्योंकि 1 माइनस साइन स्क्वायर क्या होता है, कॉस स्क्वायर थीटा, करेक्ट। ये आपको आइडेंटिटी से मैंने पहले भी एक्सप्लेन में कर चुकी हूँ, ठीक है। सो साइन थीटा इज इक्वल टू कॉस स्क्वायर थीटा। अब यही हम चीज़ थोड़ा यूज़ करेंगे। सो अभी कॉस रेज टू 4 जो थीटा है इसको थोड़ा सा देखिए हम ऐसे लिख लेते हैं, कॉस रेज टू 4 यानी कि कॉस स्क्वायर थीटा स्क्वायर, करेक्ट, ऐसा ही लिखेंगे ना। अब कॉस स्क्वायर थीटा कौन है, साइन थीटा का स्क्वायर, राइट, यानी कि यह हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा। अब देखिए, तो ये इसको मैं ऐसे भी लिख सकती हूँ साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है। अब ये दोनों इसमें याद रखिए, हाँ, ये इस इक्वेशन का, ये मतलब ये जो इक्वेशन ये इस तरह से साइन थीटा और साइन स्क्वायर थीटा भी 1 माइनस साइन थीटा, मतलब दोनों इसमें आप ध्यान रखिए क्योंकि इसी का आपको यूज़ करना है, ठीक है, इसी चीज़ का आपको यूज़ करना है। तो अब देखिए, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस कॉस रेज टू 4 थीटा, ठीक है। कॉस स्क्वायर थीटा की वैल्यू क्या है, साइन थीटा है, ठीक है। अब इसकी वैल्यू आप कहेंगे साइन स्क्वायर लिख, जी नहीं, साइन स्क्वायर नहीं लिखेंगे हम इसको कैसा लिख सकते हैं, देखिए इस इक्वेशन से साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू क्या होगी, 1 माइनस साइन थीटा, करेक्ट। साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू जो होगी वो 1 माइनस साइन थीटा होगी, राइट, जैसे साइन थीटा की 1 माइनस साइन, इसी एक्सप्रेशन से, ठीक है। सो साइन स्क्वायर थीटा क्या होगी, 1 माइनस साइन थीटा, तो मैं यहाँ पे लिख रही हूँ 1 माइनस साइन थीटा, ये कैंसिल, आपके पास बचा 1, ठीक है। तो जो आपको दिया गया है उसी का आपको यूज़ करके वहाँ पे निकालना है, ठीक है। तो देखिए, मैंने कॉस रेज टू 4 थीटा को कॉस स्क्वायर किया और ये इसकी वैल्यू क्या है, मैंने यहाँ से पुट की साइन थीटा, राइट।
सो साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू जो होगी वो फिर से मैंने यहाँ यहीं से पुट की है 1 माइनस साइन, दोनों इस्तेमाल किए, पहले साइन थीटा इज इक्वल टू ये यूज़ किया, फिर साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू मैंने वो यूज़, चाहे तो मैं आपके लिए यहाँ पे लिख रही हूँ ये, ठीक है। सो साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस साइन थीटा, ठीक है। तो इसी का यहाँ पे आपको यूज़ करना है। होप दिस इज क्लियर, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। इफ 4 cot थीटा इक्वल टू 3 देन साइन थीटा माइनस कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा प्लस कॉस थीटा इज। अब देखिए 4 cot थीटा इक्वल टू 3, सो cot थीटा की वैल्यू क्या होगी 3/4। अब ये एक्सप्रेशन है, अब आपको दिया क्या है, cot थीटा दिया है, तो इस चीज़ को आपको cot में बदलना है। cot क्या होता है, cos अपॉन साइन, राइट। तो इस एक्सप्रेशन में मैं cot कैसे लाऊं, तो मैं क्या करूंगी, दोनों न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर को साइन से डिवाइड करूंगी। क्यों, क्योंकि cos अपॉन साइन जो है वो cot होगा, ठीक है। तो मैं सिर्फ न्यूमरेटर को तो नहीं ना डिवाइड कर सकती, मुझे डिनोमिनेटर को भी करना पड़ेगा, राइट। सो इसलिए अब देखिए साइन अपॉन साइन 1, cos अपॉन साइन cot, वैसे ही साइन अपॉन साइन 1 और ये cot। सो 1 माइनस 3/4, 1 प्लस 3/4। तो ये कितना हो जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए, 4 माइनस 3 1/4, 4 प्लस 3 1/4। सो दिस द आंसर इज 1/7। तो हमेशा अपने रिक्वायरमेंट पे ध्यान दीजिए, ठीक है, क्योंकि cos अपॉन साइन मुझे cot, अगर 10 होता तो मैं साइन अपॉन cos करती, ओके। तो ये चीज़ आप याद रखिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, टेंजेंट्स के बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, आई गेस ऑलमोस्ट सिमिलर टाइप के हैं वो, वही क्योंकि जहाँ पे आपको टेंजेंट्स दिए जाएंगे, कोई एंगल्स निकालने, ठीक है, तो आप ये ज़रूर कीजिएगा। तो देखिए टेंजेंट्स दिए हैं पी एंड पी बी फ्रॉम अ पॉइंट पी टू अ सर्कल विद सेंटर ओ। तो मान लीजिए ये सर्कल है, सेंटर ओ, तो इस तरह से ये टेंजेंट्स हैं पी ए पी बी, ठीक है। ये 70 डिग्री का एंगल है। देन एंगल पी ओ ए, यानी कि आपको ये वाला एंगल निकालना है, अगर मैं इसकी बात करूँ तो, राइट, पी ओ ए निकालना है ना। तो एक तो तरीका देखिए बहुत इजी है, मैं दोनों वे में आपको दिखा रही हूँ, आपको जो सही लगे आप वो करिए। ये तो 90 हो जाएगा क्योंकि टेंजेंट जो है वो परपेंडिकुलर टू रेडियस होती है, तो ये दोनों 90, ये 70। आप ये वाला बीच में का एंगल निकालिए, उसको हाफ, क्योंकि ये जो है ना ओपी, ये आपको पता है ये बाइसेक्टर हो जाती है ना, ये आपने सीखा है सर्कल के चैप्टर में ही, आपको ये जो ओपी है ये बाइसेक्टर है आपकी, ठीक है। सो ये आप उसको हाफ कर सकते हैं डायरेक्टली। तो एक तरीका ये है, जैसे कि मैं अगर ये वाला जो है निकाल लूँ, देखिए 90 90 90, क्योंकि ये क्वाड्रिलेटरल है तो 360 हो जाएगा, राइट, चारों एंगल्स का सम 360। सो 90 90 70, ठीक है। एक ये हो जाएगा प्लस, मुझे ये नहीं पता, ये बीच में का एंगल, ठीक है, ए ओ बी इक्वल टू 360। तो देखिए कितना हो जाएगा 180 प्लस 70 यानी कि 250 प्लस ए ओ बी इक्वल टू 360। सो ए ओ बी कितना आ जाएगा, एंगल ए ओ बी 360 माइनस 250 यानी कि 110। मुझे इसका हाफ चाहिए, मुझे ये पूरा नहीं है, आधा चाहिए, तो ये हो जाएगा आपका 55, यानी कि एंगल पी ओ ए हो जाएगा 110/2 यानी कि 55, ठीक है। तो ये एक तरीका है, इजीली आपको आंसर मिल जाएगा, जैसे कि ये 90 90 सम ऑफ द एंगल्स ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल से। दूसरा इससे भी और इजी आप क्या कर सकते हैं, इन दोनों का सम जो होगा 180 होगा, जब हम साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल यूज़ करते हैं हम लोग। सो हम लोग 180 माइनस अगर मैं 70 निकाल दूँ, ठीक है, इन दोनों का सम 180, ये तो नहीं पता, सो 180 माइनस 70 हो जाएगा 110, बस इसको 2 से डिवाइड कीजिए, सो 55 इन वन गो, ईजिली बहुत आ जाएगा। तो इस तरह से भी आप कर सकते हैं, जो आपको इजी लगे, सही लगे, आप वो कीजिए। मैं तो ये वाला ही यूज़ करती हूँ मोस्टली, क्योंकि बहुत जल्दी हो जाता है, ठीक है। सो सेंट्रल एंगल इसका सम 180 से मैंने 70 माइनस के 110, और इसका जब मैं हाफ कर दूंगी तो 55, तो आंसर इज 55, ठीक है। तो इस तरह से आप निकाल सकते हैं। टेंजेंट्स के ऐसे ही टाइप के क्वेश्चन मैंने मोस्टली देखे हैं, तो आप ये ज़रूर कीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन,
नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10. इफ अ स्क्वायर ऑफ अ साइड 8 सेंटीमीटर इज इंस्क्राइब्ड इन अ सर्कल देन द रेडियस ऑफ द सर्कल इज. तो देखिए ये एक सर्कल है एंड स्क्वायर इसमें जो है आपका इंस्क्राइब्ड है. ठीक है, तो अगर आप देखें, अगर मैं ये डायगोनल, तो ये डायगोनल क्या है? बेसिकली जो स्क्वायर का डायगोनल है वो उस सर्कल का कौन बन गया? देखिए एग्जैक्टली क्या हो रहा है, टू सेमी सर्कल्स में डिवाइड हो रहे हैं, मतलब वो डायमीटर हो गया, राइट. तो यानी कि स्क्वायर का जो डायगोनल है वो डायमीटर है सर्कल का, क्योंकि अगर मैं डायमीटर निकाल दूं तो मुझे रेडियस तो आराम से मिल जाएगा, राइट. इसका मतलब डायगोनल ऑफ स्क्वायर इस केस में, ठीक है, इज इक्वल टू डायमीटर ऑफ सर्कल, राइट. तो सॉरी, डायमीटर, ठीक है. तो अभी देखिए, अब डायगोनल ऑफ स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है? तो वैसे तो आपने बहुत पहले आप ये सीख चुके हैं, लेकिन फिर भी अगर आपको नहीं पता तो मैं आपको बता रही हूँ. डायगोनल अगर नहीं याद आ रहा फॉर्मूला तो आप निकाल भी सकते हैं बहुत ईजीली. देखिए जैसे कि ये स्क्वायर है, ठीक है, और ये डायगोनल है. तो ये स्क्वायर तो आपको पता है ये एंगल 90 होता है, राइट एंगल ट्राइंगल. तो मान लीजिए स्क्वायर की साइड ये ए है तो ये भी ए होगी. आपको ये निकालना है, यानी कि आपको हाइपोटेनस निकालना है. सो ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर यानी कि वो जो आपका डायगोनल, यानी कि 2a स्क्वायर इज इक्वल टू डायगोनल. सो डायगोनल की वैल्यू क्या होगी? √2a, ठीक है, स्क्वायर रूट है ना. तो हाइपोटेनस हमें जो कि हाइपोटेनस यानी कि आपका डायगोनल. सो डायगोनल की वैल्यू जो होती है, डायगोनल ऑफ स्क्वायर का फॉर्मूला होता है √2a, ठीक है. सो यहाँ पे √2 हमें 8 लिखेंगे, इजिकल डायमीटर जो होता है वो 2r इज द रेडियस होता है. सो 8√2 ये यहाँ पे आ जाएगा 8√2/2 इज इक्वल टू r. 2 4 जा, रेडियस की वैल्यू हो गई 4√2 सेंटीमीटर. ऑप्शन बी, ठीक है. तो इस तरह से बेटर है कि आप याद रखिए, आपको निकालने की ज़रूरत नहीं है, बट नहीं याद आ रहा तो आप इस तरह से भी कर सकते हैं. सो नेक्स्ट करें, चलिए 11th वन. एन ओपन मेटल बकेट इज इन द शेप ऑफ अ फ्रस्टम ऑफ अ कोन of height 20 centimeter. If the radius of its lower and upper end is 7 and 28, it's slanted his. तो कुछ इस तरह से होगा वो, राइट. तो इसका जो रेडियस है वो है 28 और इसका जो रेडियस है वो है 7. हमें स्लांट हाइट निकालनी है, हाइट भी हमें दी गई है. तो फिर हमें पता है स्लांट हाइट का फॉर्मूला क्या होता है, h² प्लस r1 माइनस r2 स्क्वायर, ठीक है. सो h है आपका 20 स्क्वायर प्लस r1 है आपका 28 माइनस 7 स्क्वायर. तो ये हो जाएगा 400 प्लस दिस इज 21 स्क्वायर. सो ये हो जाएगा 400 प्लस 441 यानी कि स्क्वायर रूट ऑफ 841. तो अगर आप चाहे तो निकाल सकते हैं डायरेक्टली, पर फिलहाल मुझे पता है कि 841 का स्क्वायर रूट जो है वो है 29 सेंटीमीटर. सो द आंसर इज 29 सेंटीमीटर, ठीक है. अगर आपको उस वक्त नहीं सूझ रहा तो आप स्क्वायर रूट निकाल लीजिए, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है. चलिए नेक्स्ट करते हैं. सो होप दिस इज क्लियर. नेक्स्ट वन बहुत ईजी. देखिए लोगरिथम का प्रॉब्लम है, बार 4.762 डिवाइडेड बाय 2. तो इसको आपको कैसे लिखना है, ये देखिए बार 4 प्लस 0.7622 ये हो जाता है डिवाइड बाय 4. ये बार 4 डिवाइड बाय 2 प्लस 0.766 डिवाइड बाय 2. ये तो हो जाएगा 2 2 जा बार 2 पॉइंट, ये हो जाएगा 3 2 3 जा 6, 2 8 जा 2 1 जा 2 1 जा. सो आंसर इज बार 2.3811, ठीक है. तो इस तरह से आपको सॉल्व करना है. नेक्स्ट वन. Next question, if one of the zeros of the polynomial x² plus 3x plus k is 2, then find the value of
सो वन ऑफ द ज़ीरोज़ ऑफ द पॉलिनोमियल दिया गया है, यानी कि वो इस इक्वेशन को पॉलिनोमियल को सेटिस्फाई करता है। ठीक है, सो इसका मतलब p ऑफ 2 इक्वल टू 0। सो 2 स्क्वायर प्लस 3 इंटू 2 प्लस k इक्वल टू 0, 4 प्लस 6 हो जाएगा 10 प्लस k इक्वल टू 0, k इक्वल टू -10। सो ऑप्शन बी। ओके, next question, 14th one. The common difference of the arithmetic progression minus 0.89, minus 0.66, minus 0.43 is. कॉमन डिफरेंस कैसे निकालते हैं? ये a1 a2 है, तो आपका d कैसे निकालेंगे हम? a2 माइनस a1। सो माइनस 0.66 माइनस 0.89। ठीक है, सो माइनस 0.66 प्लस 0.89 यानी कि 0 पॉजिटिव, क्योंकि 0.89 हम लेंगे 0.23। सो आंसर इज 0.23। देन नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15। ट्राइंगल ABC सिमिलर ट्राइंगल PQR है, BC इक्वल टू 2.4, QR 3.6, PR 6, AC सिमिलर है, तो साइड्स तो करस्पॉन्डिंग साइड ये प्रपोर्शन में होंगे। तो हमें देखिए जो चाहिए वही आप लिख लेंगे, BC अपॉन QR इज इक्वल टू AC अपॉन PR। सो BC कितना है? 2.4, दिस इज 3.6, AC हमें नहीं पता, एंड दिस इज 6। देखिए सेम नंबर के बाद में डेसिमल है तो वैसे भी कैंसिल हो जाएगा। सो 24 अपॉन 36, ये क्रॉस इंटू सी हो जाएगा इज इक्वल टू AC। 6 6 ज़ा 6 4 ज़ा। सो AC की वैल्यू जो होगी वो होगी 4 सेंटीमीटर। ठीक है, सो इस तरह से आपको करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं 16th वन। A cylinder and a cone have the same height and radius. If the cylinder's volume is 900, volume of cone is. So volume of cone equal to volume of cylinder. ठीक है, सो देखिए वॉल्यूम ऑफ कोन क्या होता है? 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। ठीक है, सो देखिए 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, और सिलेंडर का क्या होता है? पाई आर स्क्वायर एच। करेक्ट। सो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे? ये देखिए यहाँ पे आप ऐसे भी डायरेक्टली भी कर सकते हैं। देखिए सो 1/3 ये जो है वो सिलेंडर का वॉल्यूम है, इंटू 900, सो 300 3 3 ज़ा। सो आंसर 300 मीटर क्यूब। ठीक है, या फिर आप यहाँ पे ये डाल के 1/3, ये वैसे भी आप मतलब यहाँ पे डाल के इस सिलेंडर का जो वॉल्यूम लिख के भी आप कर सकते हैं। ठीक है, तो अगर ये ज़्यादा बेटर है, बहुत ही सिंपल वे में आप मतलब मिल जाएगा आपको, तो इस तरह से आप कर सकते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। द वॉल्यूम ऑफ log 600 माइनस log 6 इज। सो log A माइनस log B, log A अपॉन B यानी कि log 100। सो log 100 को हम लिखते हैं 10 स्क्वायर, 2 log 10, बाय डिफ़ॉल्ट इट इज़ जो बेस हम कंसिडर करते हैं वो 10 करते हैं। सेम बेस 2 log ऑफ 10 टू द बेस 10 इज़ 1, सो 2 1 ज़ा 2, सो द आंसर इज़ 2। ठीक है, चलिए नेक्स्ट वन। नेक्स्ट 18th one. A bird's bath is shaped like a frustum of a cone. The radius of the larger base is 8 centimeter and the radius of the smaller base is 5 centimeter. The slant height of the frustum is 10 centimeter. Then the lateral surface area of the bird's bath is. सो फॉर्मूला आपका है लेटरल, यानी कि आपका कर्व सरफेस जो एरिया उसका फॉर्मूला जो है वो है लैटरल सरफेस एरिया इक्वल टू पाई R1 प्लस R2 इंटू L। ठीक है, सो हम ये 22/7 लेंगे अगर ना दिया हो तो, जैसे हमें पता है। R1 हम आपका लेंगे ये 8 + 5 इंटू ये है 10। ओके, हमें हमें पाई की वैल्यू नहीं पुट करनी है अकॉर्डिंग टू ऑप्शन। सो 13 इंटू 10 130 पाई। सो दी ऑप्शन डी 130 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर। ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन करें। इजी, ये आपके प्रीलिम का क्वेश्चन था जो अभी हमने देखा।
नेक्स्ट भी आपके प्रीलिम पेपर का ही क्वेश्चन है। सो इस तरह की लेवल 2 को भी आते हैं, लेवल 1 को भी आते हैं, ठीक है। तो कुछ नहीं करना है। देखिए 3x + 5y = 9 एंड 5x + 3y = 15 देन x + y। आपको x + y निकालना है ना। तो जब भी एडिशन हो x + y हो तो आप दोनों आप ध्यान से अगर देखेंगे तो वही नंबर्स हैं, बस इनकी x और y के मतलब यहाँ जो x का कोएफिशिएंट वो वहाँ y का है और यहाँ पे जो y का है वो यहाँ पे x का है। तो कुछ नहीं करना, बस इनको ऐड करना है। तो अगर आप ऐड करें तो क्या मिलेगा आपको 8x + 8y = 15 + 9 24। थ्रू आउट हमें x + y चाहिए, 8 से थ्रू आउट डिवाइड कीजिए। सो x + y = 3, 8 3 = 24। सो द आंसर इज ऑप्शन C 3, ठीक है। अगर आपको माइनस पूछा जाए तो आप सब्ट्रैक्ट करेंगे, ठीक है। तो आपको इस तरह से नंबर्स मिलेंगे कि आपका जो कांस्टेंट होगा वो उस x और y के कोएफिशिएंट से डिवाइड हो जाएगा, वो दोनों सेम हो जाएंगे, ठीक है। सो चलिए नेक्स्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 20। If alpha and beta are the zeros of the polynomial 4x² + 3x + 7 then 1/alpha + 1/beta is। अब आपको यहाँ पे एक्चुअली वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व नहीं करना है, क्योंकि वैसे भी आप दो नंबर्स कैसे जिनका मतलब आपको +28 चाहिए एंड बीच में आपको 3 चाहिए, +3 एंड +28। तो हम देखिए ये किस तरह से, ये कुछ अलग है, कैसे सॉल्व करना है। तो 1/alpha + 1/beta क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए, ये क्या हो जाएगा बीटा + अल्फ़ा, करेक्ट, या फिर अल्फ़ा + बीटा जो भी है अपॉन अल्फ़ा × बीटा। अल्फ़ा + बीटा मैं लिख रही हूँ, ठीक है, अपॉन अल्फ़ा × बीटा। अल्फ़ा + बीटा ये रूट ज़ीरोज़ है ना, सम ऑफ द ज़ीरोज़ क्या होता है -b/a एंड प्रोडक्ट ऑफ द ज़ीरोज़ का होता है c/a, राइट। तो यहाँ से -b क्या है, -b यानी कि आपका 3, क्योंकि a यहाँ पे क्या है 4 है, b 3 है, c 7 है, राइट। सो देखिए -b/a -3/4 c/a यानी कि 7/4। आंसर आ जाएगा -3/7, ऑप्शन डी। ओके, तो इस तरह से आपको ये सॉल्व करना है, वरना अगर आप रूट्स ढूंढे मतलब जाएंगे सॉल्व करें तो वैसे तो आपको नहीं मिलेंगे, तो आप इस तरह से सॉल्व कर लीजिए, ठीक है। चलिए नेक्स्ट करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हुज ज़ीरोज़ आर 4 एंड -3 इज़। तो एक तो है कि आप सम ऑफ द ज़ीरो देखिए इस तरह से कर लीजिए, x² ये जो है अल्फ़ा + बीटा x + अल्फ़ा × बीटा डायरेक्टली यहाँ पे पुट कर दीजिए। x² माइनस ये हो जाएगा 4 - 3 यानी कि 1x + 4 × -3 यानी कि -12। सो x² - x -12 यानी कि ऑप्शन सी, ठीक है। या फिर आप इस तरह से, क्योंकि ये 4 है तो इसका रूट कुछ ब्रैकेट ऐसा आएगा और ये जो है x + 3 आ जाएगा। तो आप ये अगर मल्टीप्लाई करेंगे, देखिए x² - 3x - 4x - 12, ठीक है, सॉरी x² + 3x - 4x। तो ये वैसे भी आपको वही मिलेगा x² - x -12। तो आप इस तरह से भी कर सकते हैं या फिर इस तरह से भी कर सकते हैं, ठीक है, और जो आपको ठीक लगे वो। -4 इसलिए क्योंकि +4 है, -3 इसलिए x + 3 आएगा उनका ब्रैकेट, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 22, इफ़ द फर्स्ट टर्म ऑफ AP इज़ -1 एंड कॉमन डिफरेंस इज -3 देन इट्स 12th टर्म इज़। तो 12th टर्म के लिए एक कम हो जाएगा a + 11d, राइट, a + n - 1d। फर्स्ट टर्म है -1, 11 × कॉमन डिफरेंस है -3, -11 -33 यानी कि -34, ऑप्शन डी। ओके, सो नेक्स्ट हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 23, ठीक है। सो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे कुछ भी नहीं दिया है और आपको डायरेक्टली यहाँ पे बस बोला है इसकी वैल्यू निकालो, बस ये वैल्यूज़ आपको दिए हैं और x सेंटीमीटर आपको निकालना है, ठीक है। तो एक आप वैसे ही सोच सकते हैं, आप देख सकते हैं दो ट्रायंगल्स, मुझे देखिए मुझे AB चाहिए, राइट, तो मैं इस तरह से दो ट्रायंगल्स ले रही हूँ। तो PAB, ठीक है, ट्रायंगल PAB ये सिमिलर है ट्रायंगल PQR को, मुझे AB और QR मिल रहे हैं इसलिए। अब आप बोलेंगे सिमिलर कैसे, तो देखिए वो आपको प्रूव करने की ज़रूरत नहीं है एग्जाम में, क्योंकि कोई नहीं देखने वाला, लेकिन मैं आपको बता रही हूँ कि आप कैसे प्रूव कर सकते हो। अगर बाई चांस आपको ये चीज़ नहीं समझ में आ रही है तो आप 2-3 तरीके से देखिए ये कर सकते हो। एक तो देखिए PA, अगर PA अपॉन में PQ करूँ, ठीक है, और PB अपॉन में PR करूँ,
दो साइड्स मिल रहे हैं मुझे इक्वल। कैसे? तो देखिए 2.4/6, ठीक है, ये हो जाएगा 0.4, करेक्ट। 2.4/6 कैसे आया? पी क्यू की वैल्यू 2.4 + 3.6, देखिए पी क्यू की वैल्यू लिख रहे हैं यहाँ पे 2.4 + 3.6 जो कि है 6.0। और अगर मैं पी आर की वैल्यू लिखूँ तो 3.2 + 4.8 ये हो जाएगा 12, सॉरी 9, 10 और ये 8 हो जाएगा, ठीक है, 8.0 यानी कि 8 ही। तो अगर मैं पी ए अपॉन ये पी क्यू ले लूँ, और मैं अगर पी बी अपॉन पी आर ले लूँ तो वैल्यूज़ दोनों की सेम ही आ जाएंगी, राइट। देखिए 2.4/6 ये हो जाएगा 0.4 और पी बी 3.2/8 अगेन 0.4। आप चाहे तो चेक कर सकते हैं यहाँ पे, ये देखिए पी ए अपॉन पी क्यू जो कि है 2.4/6 जो कि है 0.4, 624 ज़ा, और पी बी अपॉन पी आर की वैल्यू भी हो जाएगी 3.2/8 यानी कि 0.4। तो दो साइड्स मिल गई, ये कॉमन एंगल है, राइट। साइड एंगल, साइड से आप वैसे भी ये इक्वल और सिमिलर हो जाएंगे, ठीक है। या फिर अब अगर आप वो नहीं तो आप एंगल मतलब, क्योंकि ये देखिए जैसे कि 2.4/3.6, करेक्ट, 24/36, 2/3, 32/48, अगेन 2/3, यानी कि ए बी जो है वो पैरेलल हो गई बाय कॉन्वर्स ऑफ बी पी टी। पैरेलल है मतलब एंगल्स, करस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल होंगे, अल्टरनेट आपको मिलेंगे यहाँ पे दो ट्राइंगल्स में, राइट, करस्पॉन्डिंग एंगल्स, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। तो आप वैसे भी प्रूव कर पाएंगे कि वो दोनों, ये जो दोनों ट्राइंगल्स हैं वो सिमिलर है। बट मैं सिर्फ इसलिए बता रही हूँ क्योंकि आपको वहाँ पे कोई पूछने वाला, सो आप डायरेक्टली बस दो ट्राइंगल्स लीजिए उस तरह से। अगर कभी कभी हो सकता है आपको दिए जाएं पैरेलल, लेकिन अगर नहीं दिए गए तो आपको देखिए इस तरह से याद रखना है कि आपको दो ट्राइंगल लेने हैं, उनको सिमिलर प्रूव करना है। तो कैसे? दो साइड और ये कॉमन एंगल, ओके। तो अभी इतना सब हो गया। अभी ये सिमिलर हैं तो ऑब्वियसली देखिए, जिनकी जैसे मैंने कहा पी ए कोई भी आप ले लीजिए, पी ए अपॉन पी क्यू इक्वल टू ए बी अपॉन क्यू आर, क्योंकि मुझे ए बी की वैल्यू क्यू आर की वैल्यू चाहिए इसलिए मैं वो ले रही हूँ, ठीक है। ये मैं हटा देती हूँ, मैं साइड में फिर लिख लूँगी जब मैं अपलोड करूँगी नोट्स, डोंट वरी। सो पी ए अपॉन पी क्यू इज इक्वल टू ए बी अपॉन क्यू आर, ठीक है। सो पी ए है 2.4 अपॉन, ये देखिए पी क्यू है 6, ए बी है 2 और क्यू आर है x। सो 2.4 सॉरी, सो x की वैल्यू हो जाएगी 12/2.4, तो ये देखिए हो जाएगा 12 इंटू, अगर आपको डायरेक्टली आप डायरेक्टली 5 आ जाएगा, वरना आपको नहीं समझ, देखिए 10/24, 12 2 ज़ा 2 5 ज़ा यानी कि 5, वरना वैसे तो आ ही जाएगा ये 12, ये से 2 से अगर आप ये कर लेंगे तो 5 तो मिल ही जाएगा, नहीं तो आप 10/24। होप आपको समझ में आई, ये मैंने फ्रैक्शन में चेंज किया है तो रेसिप्रोकल हो रहा है वो, ठीक है। ऊपर जाके 10/24, नीचे 24/10, ऊपर जाके 10/24 रेसिप्रोकल बन जाएगा, ओके। तो अब इस तरह से आप ये कर सकते हैं, ओके। तो हो सकता है इस तरह क्वेश्चंस आएँ, क्योंकि मैंने और भी सिमिलर टाइप के मैंने देखे हैं जहाँ पे ये जो है मिडिल लाइन वो पैरेलल दी गई है और आपको ए बी की वैल्यू निकालनी है। कभी नेम चेंजेस हैं, डी है पैरेलल टू, तो वहाँ पे आपको मतलब दिया गया है। तो ये शायद आप अच्छे से कीजिएगा, इस तरह से आप याद रखिए, हो सकता है पूछें, ओके। बीपीटी का एप्लीकेशन ही है ये। नेक्स्ट वन, द वैल्यू ऑफ साइन स्क्वायर 30 माइनस कॉस स्क्वायर 30। साइन 30 होता है हाफ, कॉस 30 होता है √3/2, ठीक है। सो स्क्वायर 1/4 माइनस 3/4 माइनस 2/4 यानी कि माइनस हाफ, ओके। सो द आंसर इज माइनस हाफ, ऑप्शन ए। अब देखिए दोबारा से आ गया, टू टेंजेंट्स आर ड्रॉन फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट एज शोन इन द फिगर सच दैट OAB इक्वल टू 10। तो ये वाला एंगल 10 है, यहाँ पूरा नहीं, एंगल BPA। तो ये मैं तब अपने आपको दिखा था ना, मैं वैसे ही मैं सिर्फ ये बीच में का एंगल निकालूंगी और 180 में से माइनस कर दूंगी तो मुझे मिल जाएगा, ठीक है। अब ये देखिए ये वाला, अब ये दोनों साइड्स इक्वल हैं,
ओ इक्वल टू ओ बी, और एक ट्राइंगल में अगर दो साइड्स इक्वल हों तो उनके सामने वाले एंगल जो होते हैं वो भी इक्वल होते हैं। एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल, ये आपने 9th में सीखा है। तो ये 10 है, ये भी 10 है, तो ये कितना होगा? सम ऑफ द एंगल्स ऑफ अ ट्राइंगल, यस 10 प्लस ए ओ बी इक्वल टू 180। सो कितना होगा एंगल ए ओ बी? 180 माइनस 20 यानी कि 160, करेक्ट। अब मैं 180 में से 160 माइनस कर रही हूँ तो मुझे मिलेगा अगेन 20। अगर मुझे ये एंगल निकालना है तो आंसर इज़ 20। जैसे मैंने आपको पहले बताया, आप दो तरीके से कर सकते हैं। अब आप सेम साइक्लिक, जैसे कि मैंने कहा आपको ऑल एंगल्स का सम लेके भी, जैसे कि ये 90, ये कितना आपको 160 मिला, ये निकाल लीजिए, वही आंसर मिलेगा आपको। आप चेक करके देख लीजिए, 90, 180 और 160 आपको कितना मिलेगा? यस 340, राइट। 360 माइनस 340, अगेन ये एंगल आपको 20 ही मिलेगा। तो बेटर यही कर लेना डायरेक्टली आप, है ना। बस ये एंगल निकालिए, 180 में से सब्ट्रैक्ट कीजिए, सेंट्रल एंगल मिल गया आपको आंसर, जो कि है 20 डिग्री। होप दिस इज़ क्लियर। कोई भी क्वेश्चन ना समझ में आए प्लीज़ मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा, मैं दोबारा से जब मैं दूसरे वीडियो के टाइम पे मैं एक्सप्लेन कर दूँगी। Question number 26. The diameter of a metallic sphere is 6 centimeter. It is melted down and drawn into a wire of diameter 2 centimeter. Then the length of wire is. Yes. तो देखिए, द डायमीटर मेटलिक स्फीयर का दिया है 6 सेंटीमीटर, तो रेडियस कितना हो जाएगा? 3 सेंटीमीटर, करेक्ट। मेल्टेड एंड ड्रॉन इनटू वायर ऑफ डायमीटर 2 सेंटीमीटर। तो वायर तो कुछ इस तरह से होगी, यानी कि सिलेंडर के शेप में, है ना, कुछ ऐसी होगी, थिन सी, जो भी हमें नहीं पता। हमें लेंथ यानी कि उसकी हाइट निकालनी है, ठीक है। तो अब देखिए उन्होंने क्या कहा, तो मतलब जितना, अब उसी को स्पीयर को ही मेल्ट करके आपने वो वायर बना दी है, राइट, वो सिलेंडर का फॉर्म दे दिया है, मतलब वायर जो बन गई है। तो इसका मतलब जितना स्पीयर का वॉल्यूम होगा उतना ही उस सिलेंडर यानी कि उस वायर का वॉल्यूम होगा। तो ये है 4/3 पाई आर क्यूब, ये है पाई आर स्क्वायर एच, ये तो कैंसिल हो जाएगा। सो 4/3 आर क्यूब कितना? 3 क्यूब, ये हमें पता है 2, देखिए 2 सेंटीमीटर डायमीटर, तो रेडियस होगा 1 इंटू एच, ठीक है। सो 4/3 इंटू 27 इक्वल टू एच, 3 9 ज़ा, सो एच की वैल्यू 4 9 ज़ा 36 सेंटीमीटर। ओके, तो इस तरह से हम सॉल्व करेंगे। होप दिस इज क्लियर, ठीक है। देन क्वेश्चन नंबर 27. इफ log of 0.003589 is बार 3.55 देन एंटी लॉग। अब एंटी लॉग के देखिए यही होगा ना, क्योंकि log एफ एक्स इज इक्वल टू अगर ए हो तो एंटी लॉग ऑफ जो होता है, log ऑफ x अगर a हो तो एंटी लॉग ऑफ a जो होता है वो x होता है, राइट। तो अभी जो है हमें देखिए इसका निकाल 2.55 का निकालना है, तो यही होगा, लेकिन क्या बस आपको डेसिमल देखना है। जैसे हमें पता है हम ये कैसे करते हैं, जब भी हम एंटीलॉग निकालते हैं, जो हम कैरेक्टरिस्टिक्स होता है उसे हम ऐड 1 करते हैं, राइट। और जितने भी जो भी आएगी उसे ऐड 1 करके जितने उतने डेसिमल्स के बाद हम उतने नंबर्स के बाद हम डेसिमल पॉइंट देते हैं, यानी कि 2 + 1 3, सो द आंसर इज़ 358.9, ठीक है। तो इस तरह से ये आपका ये आंसर होगा। Then, question number 28. There are 30 tickets numbered from 1 to 30 in a box. A ticket is drawn at random. The probability that the ticket bears a number which is a perfect square. अब 1 to 30 से perfect square कौन है? 1 है, 4, 3 3 9, 16, 25, 30 तो नहीं है क्योंकि 6 6 36 हो जाता है। सो 5 है ना, टोटल 5 आउटकम्स आउट ऑफ कितने? 30। So 1/6, 5 1 ज़ा 5 6 ज़ा, ऑप्शन इज सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ 0 ऑफ द पॉलिनोमियल x³ - 2x² + 5x - 6 इज -2, तो उसकी वैल्यू क्या है? तो ये पूछ सकते हैं, वैल्यू ऑफ द पॉलिनोमियल भी आ सकता है, ठीक है। तो कुछ नहीं करना है, p ऑफ -2 निकालना है, यानी कि इसकी वैल्यू आप पुट कीजिए, -2 क्यूब 2 - 2 स्क्वायर + 5 × -2 -6, तो 2 ज़ा -8 आ जाएगा, ठीक है। माइनस ये 4 4 2 ज़ा 8, ठीक है, -2 का स्क्वायर, -10 -6, सो -16 -26 और -26 -6 हो गया -32, जो कि इस ऑप्शंस में नहीं है, ठीक है। तो मैं यहाँ पे कोई भी ऑप्शन बदल के
यहाँ पे मैं लिख लें आपका 32, ठीक है, -32, जो कि अब मैंने ये आप बोलेंगे देखिए, इसलिए मैं आपको बीच में मैं आपको बताया था कि जब आप प्रिपरेटरी से कर रहे हैं तो कभी कभी प्रिंटिंग मिस्टेक्स हो जाती हैं, ठीक है, ऐसी कोई बात नहीं, कभी कभी आंसर्स भी आप वहाँ पे कभी कभी गलत दिए गए हैं, तो प्लीज़ प्रिपरेटरी जब कर रहे हैं तो ज़रूर चेक कीजिए, ठीक है। ऐसा ज़रूरी नहीं है कि वो सारे आंसर्स उन्होंने जो दिए हैं, क्योंकि कभी कभी ऐसा नहीं कि उन्होंने गलत आंसर दिए हैं, प्रिंटिंग मिस्टेक्स हो जाती हैं, ठीक है। तो इसलिए याद रखिए, आप तो दोबारा से एक बार चेक कीजिए, खुद पर कॉन्फिडेंस भी रखिए कि हाँ मैंने शायद करेक्ट किया हो तो ये देखिए आप, जैसे कि इसलिए मैं जानबूझ के क्वेश्चन ये डाला, यही ऑप्शंस टेक्स्ट बुक में है, मैंने वही दिए हैं यहाँ पे, लेकिन देखा जाए तो उसमें ऑप्शन ये नहीं है जो कि करेक्ट आंसर का -32 आ रहा है। ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट, इफ थीटा इज इक्वल टू 45 देन वैल्यू ऑफ कोसेक थीटा इज, साइन 45 होता है 1/√2, सो कोसेक होगा उसका रेसिप्रोकल यानी कि √2, ठीक है। 31, अ शटल कॉक यूज इन प्लेइंग बैडमिंटन हैज़ द शेप ऑफ अ, याद रखिए शटल कॉक जो होता है वो आपका नीचे से जो होता है इसका हेमिस्फीयर होता है, और ऊपर से जो होता है वो कोन नहीं होता, वो होता है फ्रस्टम ऑफ अ कोन। सो फ्रस्टम एंड हेमिस्फीयर को मिला के जो आपका शटल कॉक का मतलब जो कॉम्बिनेशन होता है, ठीक है। अगर इस तरह का क्वेश्चन आए तो याद रखिएगा। देन, if the length of an arc of a circle with radius 7 is 5.5, the angle subtended by the arc at the center is, so length of the arc का फॉर्मूला है θ/360 into 2πr। लेंथ हमें दी गई है, थीटा हमें नहीं पता, 2 into लेंथ इज 5.5, 2 into 22/7 into 7, ये कैंसिल हो जाएगा। सो 5.5 इंटू ये हो जाएगा 360 अपॉन ये हो जाएगा 44 इक्वल टू थीटा, ठीक है। सो ये मैं इसको और इजी आपके लिए बना देती हूँ, ये देखिए 55 into 360 अपॉन 44, डेसिमल 10 कर दीजिए और फ्रैक्शन में बदल दीजिए। देखिए 11 4 ज़ा, 11 5 ज़ा, 4 9 ज़ा, सो थीटा की वैल्यू थीटा 9 5 9 ज़ा 45 डिग्री, ऑप्शन सी, ठीक है। देखिए मैं थोड़ा फास्ट इसलिए जा रही हूँ कि ताकि बहुत भी ज़्यादा लंबी वीडियो ना बने, ठीक है, तो आप बोर हो जाएं, बट आई गेस कि इस पॉइंट पे इतनी तो प्रैक्टिस हो गई आपकी कि कैलकुलेशंस आपको आ रहे होंगे, ठीक है। कुछ नहीं समझ में आ रहा तो ज़रूर पूछिएगा। क्वेश्चन नंबर 33, द वैल्यू ऑफ cos 27 माइनस साइन 63 इज़, सो हमें पता है साइन ऑफ 90 माइनस थीटा कॉम्प्लीमेंट्री एंगल cos थीटा, करेक्ट। सो यहाँ पे मैं लिख सकती हूँ साइन ऑफ 90 माइनस 27, cos 27 की जगह माइनस साइन 63, 90 माइनस 27 कितना है, येस इट इज 63, माइनस साइन 63 यानी कि 0, ऑप्शन सी। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करें। गिवन 2y इक्वल टू -6, x माइनस 3y इक्वल टू 13, फाइंड द वैल्यू ऑफ x। सो y की वैल्यू क्या हो जाएगी, -6/2 यानी कि -3, बस यहाँ पे पुट कीजिए यहाँ पे y की वैल्यू और हमें x की वैल्यू निकालनी है। x + 9 3 3 इज इक्वल टू 13, सो 13 - 9 यानी कि 4, सो द आंसर इज ऑप्शन बी 4, ठीक है। साइंस पर ज़रूर ध्यान दीजिए, कभी कभी सिली मिस्टेक्स हमारे साइंस में हो जाते हैं, कभी यहाँ -3 लिख लिया, वहाँ पे 3 लिख लिया, ठीक है, तो मेरे भी बहुत होते हैं ऑनेस्टली चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। द शेडेड पोर्शन ऑफ द सर्कल रिप्रेजेंट, तो ध्यान से देखिए इस पोर्शन को जो कि कॉर्ड और आर्क के बीच में होता है, हम इसे क्या कहते हैं, एग्जैक्टली सेगमेंट कहते हैं। सेमी सर्कल तो हमें पता है, सेमी सर्कल जो कि सर्कल का जो हाफ पार्ट होता है सेमी सर्कल, और जिसकी वजह से फॉर्म होता है वो होता है डायमीटर। सेक्टर एक पार्ट होता है सर्कल का, ठीक है, एक जो पार्ट होता है ऐसा जिसे हम सेक्टर कहते हैं। और ये जो पार्ट जो कॉर्ड और आपके जो आर्क के बीच का जो पोर्शन होता है उसे हम कहते हैं सेगमेंट ऑफ द सर्कल। नेक्स्ट, log 4 + log 5 + log 2 + log 25, सो log a + log b हम कैसे लिखते हैं, a × b 25, ओके। सो log कितना हो जाएगा, 22 ज़ा 40, 25 4 ज़ा 100, सो log ऑफ 1000 यानी कि log ऑफ हम लिखेंगे 10³ राइट। सो 3 log ऑफ 10 to the base 10 जो कि होगा 3, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन 37, इफ अ लार्जर नंबर x is divided by a smaller number y, the quotient is 7 and the remainder is 1, then the equation is
डिविडेंड क्या है आपका, x है, डिवाइज़र y, कोशेंट है आपका 7, रिमाइंडर है 1। सो x इज इक्वल टू 7y प्लस 1, इसको कैसा लिख सकते हैं, x माइनस 7y इक्वल टू 1, ऑप्शन बी। ओके, है ना इजी। चलिए नेक्स्ट वन, इन ट्राइंगल पी क्यू आर राइट एंगल्ड एट क्यू, पी क्यू इक्वल टू 24, आर क्यू आर इक्वल टू 7, हमें निकालना है आर एस। एस मिड पॉइंट है, इसका मतलब जितना पी एस होगा उतना ही आर एस होगा, राइट। तो हमें बस पी आर निकालना है, क्योंकि पी आर का एग्जैक्टली हाफ जो होगा वो आर एस होगा, मिड पॉइंट है ना एस, ठीक है। राइट एंगल ट्राइंगल है, पाइथागोरस थ्योरम यूज़ कीजिए, पी क्यू स्क्वायर प्लस क्यू आर स्क्वायर और आर क्यू स्क्वायर इज इक्वल टू पी आर स्क्वायर। सो पी क्यू है आपका 24 स्क्वायर प्लस दिस इज 7 स्क्वायर इज इक्वल टू पी आर स्क्वायर, ये हो जाएगा 576 प्लस 49 इज इक्वल टू पी आर स्क्वायर, 625 इज इक्वल टू पी आर स्क्वायर। सो पी आर की वैल्यू हो जाएगी 25 सेंटीमीटर, यानी कि पी आर आपका 25 है, उसका हाफ कीजिए क्योंकि एस मिड पॉइंट है, एग्जैक्टली हाफ ऑफ 25 इज 12.5 सेंटीमीटर। सो द आंसर इज, देखिए जानबूझ के 25 भी दिया था कि बच्चे 25 लिख ले डायरेक्टली नहीं, पर ऐसे कंफ्यूजिंग जानबूझ के वो दिए जाएंगे आपको, बस आपको ध्यान देना है क्वेश्चन के ऊपर कि आपको फाइंड क्या करना है। ओके, नेक्स्ट वन, द सम ऑफ आल नेचुरल नंबर्स फ्रॉम 1 to 100, सो हमें एस 100 निकालना है। सो 100/2 हम ये यूज़ करेंगे फर्स्ट टर्म, क्योंकि हमारे पास फर्स्ट टर्म है और हमारे पास लास्ट टर्म भी है, इसलिए हम ये वाला फॉर्मूला यूज़ करेंगे, n/2 फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म, ठीक है। सो दिस इज़ 50 एंड दिस इज़ 101, द आंसर कम्स टू 5050 विच इज़ ऑप्शन ए। होप यू अंडरस्टूड। Next, if tan A equal to 5/12, then find the value of sin A plus cosec A into secant A. तो इंटू ये कोसेक ए को हम लिखेंगे 1/cos A, ठीक है। सो ये मल्टीप्लाई हो जाएगा, सो साइन ए प्लस कोसेक ए अपॉन ये कॉस ए बन जाएगा। अब देखिए साइन ए प्लस साइन ए अपॉन कॉस ए कितना हो जाएगा, tan A। सॉरी मैंने चेंज कर दिया क्वेश्चन, एक्चुअली गलती से मैंने कॉस ए की जगह कोसेक ए लिख लिया था, सो इसलिए मैंने पॉज कर थोड़ा वो चेंज कर दिया, मुझे रियलाइज़ हुआ कि मैंने रॉन्ग किया है। सो सॉरी, ये कॉसेक नहीं है, ये कॉस ए है, ठीक है। सो अब देखिए साइन ए अब सही आएगा, कॉस ए मैंने गलत लिखा था, सो ये हो जाएगा 1/cos A। अब देखिए साइन ए प्लस कॉस ए अपॉन ये हो जाएगा कॉस ए, सो साइन ए अपॉन कॉस ए हो जाएगा tan A प्लस कॉस ए अपॉन कॉस ए 1, राइट। अब tan A की वैल्यू है 5/12 प्लस 1, क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए 5 + 12/12 यानी कि 17/12, जो कि है आपका ऑप्शन बी। ओके, 17/12 ऑप्शन सी। सो हमारे 40 क्वेश्चंस जो है वो कंप्लीट हो चुके हैं एंड होपफुली आपको सारे क्वेश्चन समझ में आ गए होंगे। कोई क्वेश्चन अगर नहीं समझ में आया तो ज़रूर कमेंट कीजिएगा, और आपको लगता है कोई क्वेश्चन मैंने गड़बड़ की है, कुछ मतलब कोई ऑप्शंस मैंने कुछ गलत दिए हैं या फिर कुछ सोल्यूशन भी गलत कुछ हो गया हो, तो ज़रूर कमेंट कीजिए, मुझे बता दीजिएगा कि मतलब कोई अगर मेरा कोई सोल्यूशन रॉन्ग है तो होपफुली आपको सारे क्वेश्चन समझ में आएंगे। शेयर कीजिए। नेक्स्ट वीडियो में हम 1 मार्क के क्वेश्चंस देखेंगे, जो भी छोटे छोटे 1 मार्क की एमसीक्यू भी 1 मार्क्स के होते हैं, लेकिन सिंपल 1 मार्क्स के भी क्वेश्चन आते हैं जो विदाउट मतलब एमसीक्यूज नहीं होते हैं, वो हम थोड़े देखेंगे। फिर हम 2 मार्क्स 3 मार्क्स करते करते 4 मार्क्स के क्वेश्चंस करेंगे, और फिर हम फिर से और एक, मैं जैसे मैंने कहा मैं पार्ट 2 भी इसका डालूंगी एमसीक्यू क्वेश्चंस। मैं सोच रही हूँ पहले पार्ट 2 उसके बाद में 1 मार्क्स के क्वेश्चन डालूँ, देखेंगे। मैं आपको ज़रूर जैसे अपलोड होगा आपको पता चल जाएगा। तो शेयर कीजिए जितना हो सके, सब्सक्राइब करना ना भूलें और ज़रूर शेयर कीजिए, ठीक है। थैंक यू, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।